चलो देखो, वो कटिंग वगैरह वाला कर लिए थे ना। एक नोट में एक पॉइंट लिखो। देखो, इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। याद है कटिंग पढ़े थे। अच्छा, अगर हम इसका लेंस का मान लीजिए, कोई भी लेंस है जिसका फोकस कितना है एफ, ऐसे काट दिए तो बचा ये वाला, ऐसे काट दिए तो बचा ये वाला। ऐसे काटने पे जो अब इसका फोकल लेंथ होगा वही रहेगा कि चेंज होगा? और अगर ऐसे काट दिए तो अब इसका फोकल लेंथ वही रहेगा कि चेंज करेगा? क्यों? दोनों का चेंज होगा। अच्छा, अब इसको ऐसे समझो कि अगर हम इसको ऐसे काट देते थे, पहले जहां इमेज बनता था वही बनता था या कहीं और? वही बनता था। ऐसे काट देने पे नहीं बनता था। हाँ, अच्छा, होमवर्क दिए थे। तो इसका अगर इमेज वही बन रहा है तो इसका मतलब उसका फोकस अभी भी क्या है? सेम। पहला चीज। अच्छा, ऐसे अगर काट दें तो तुमको क्या लगता है उसका, अगर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है, बाद में अगर इमेज यहाँ होगा, तो पहले अगर ऐसे जा रहा होगा, काटने के बाद क्या ऐसे ही कन्वर्ज करेगा कि थोड़ा कम कन्वर्ज करेगा? कम कन्वर्ज, क्योंकि एक तरफ का हम कन्वेक्स पार्ट क्या किया, हटा दिए। तो इसका मतलब कम कन्वर्ज करेगा, यानी फोकल लेंथ वही रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। तो याद रखना कि ऐसे काटने से इसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है? ट्वाइस, एकदम आधा आधा काटे तो। वैसे काटने से वही रहेगा, ऐसे काटने से उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। ठीक है, ये नोट में करके लिख लेना, ये काम आएगा, ये सब फैक्ट। ठीक है, उसके बाद और नोट में लिखो, जो जो लिखवा रहे हैं सब याद रखना चीज। ठीक है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये सब याद रखना। आगे बढ़े। अगर कोई लेंस है, ठीक है, अगर उस लेंस को हम किसी एयर में रखे हैं, इसका फोकल लेंथ मान लीजिए क्या है, F। अगर इसको हम किसी दूसरे मीडियम में लेके चले गए, फॉर एग्जांपल वाटर में लेके चले गए इसी लेंस को, क्या इसका फोकल लेंथ वही रहेगा या चेंज होगा? सेम लेंस है, सेम लेंस को हवा में रखे हैं, और सेम लेंस को अगर हम किसी मीडियम यानी वाटर के अंदर रख दिए, तो तुमको क्या लगता है इसका फोकल लेंथ वही रहने वाला है कि चेंज करेगा? क्यों चेंज होगा? देखो, इस पहले यार को मान के चलो एक ग्लास से बना है कभी, ठीक है, तो पहला रिफ्रेक्शन एयर से ग्लास में होगा,
यहाँ रिफ्रैक्शन वाटर से ग्लास में हो, क्या दोनों जगह रिफ्रैक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। अगर रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा तो दोनों का फोकल लेंथ चेंज होगा। यहाँ लिख लो फोकल लेंथ चेंजेस। यानी कि आप लोग जो चश्मा पहनते हो, सब लोग जो चश्मा पहने हो, वो क्या लेंस है कि नहीं है? है। तो तुम्हारा लेंस डिजाइन किसके लिए किया गया है? एयर के लिए कि वाटर के लिए? एयर के लिए। अगर गलती से चश्मा पहन के पानी में, स्विमिंग पूल में अगर चश्मा पहन के चले गए तो आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पानी में जाने से तुम्हारा फोकल लेंथ चेंज हो जाए। ठीक है, एक और चीज बताएं, ये याद रहेगा ना सबको? ठीक है, और लेंस में कुछ कुछ छोटा छोटा चीज याद रख सकते हो। अच्छा, एक टॉपिक डालो, उसको पहले करवा लेते हैं। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन से पहले वो एक एक बता करो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से पहले काट के लिखो पावर ऑफ लेंस, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, अच्छा, पावर लिखो, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस का पावर का फॉर्मूला कितना होता है? 1/f। ठीक है, अब एफ को हमेशा, हाँ, वो बहुत सही, इसको हमेशा किस में लेते हैं? मीटर में। तो पी का जो यूनिट आएगा वो क्या होता है? डायोप्टर। यानी इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और एफ को हमेशा किस में लेना है? मीटर में। ठीक है, अब अच्छा, कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? कन्वर्जिंग का। और कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा लेंस? कन्वेक्स। तो यहाँ साइन के साथ पुट करना है, यानी यहाँ और एक चीज लिख लेना, पुट विथ साइन, साइन के साथ रखना है। तो जिसका पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस। और अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग यानी कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। ठीक है, यहां पर हमको लगता है जितना लोग चश्मा पहना होगा सबका पावर नेगेटिव होगा। नेगेटिव, तेरा नेगेटिव, नेगेटिव है। तुम अजूबा कहां से आ गया? तेरा नेगेटिव। जिसका जिसका पावर क्या हो गया जी तुमको? जिसका पावर नेगेटिव होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, उसको दूर का देखने का प्रॉब्लम होता है कि सामने का? दूर का। उसको दूर का क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, जिसका पावर पॉजिटिव होता है, पास वाला देखने में दिक्कत होता है। किसी किसी का दोनों होता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया पावर का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब कि अगर बहुत सारा लेंस, मान के चलिए एक ऐसा लेंस है, दूसरा कुछ ऐसा लेंस है, तीसरा कुछ ऐसा लेंस है, बहुत सारा लेंस है, तो सबका कुछ ना कुछ, इसका f1, इसका f2 और इसका f3, तो हम इन सबको एक लेंस के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब वो लेंस कौन सा होगा, कनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए लेंस इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला आता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3।
यहाँ सारे फोकस को ऐसे डालना है कि साइन के साथ, साइन के साथ। अब ये एफ इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आया फाइनली तो कौन सा लेंस, कन्वेक्स, और अगर ये एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव आया तो कनकेव। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि हम किए क्या कि पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 ऐसे लिख रहे हैं हम। जीरो आया तो कुछ नहीं है वहां, जीरो आया इसका मतलब फोकस जीरो आया, इसका मतलब फोकस वैसे जीरो आएगा नहीं, फोकस आएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा कभी। जी अच्छा, एफ इक्विवेलेंट जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ अच्छा, उसका कुछ पहले इसको उतारो, क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारा जो डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे। पहले इसको उतार लो, फिर हम जो डाउट वो पूछ रहा है ना वो हम क्लियर कर देते हैं। ये उतार लिए सब लोग? एक क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और जो बच्चा जनरली गलत करता है, हम पढ़ा दिए कि हाँ भाई लेंस को मिला जुला के कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी ऐसे आएगा कि एक लेंस है, यहां से 10 सेंटीमीटर बाद दूसरा लेंस है, इसका F1 इसका F2, यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यानी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला कब लगाना है? हमेशा जब लेंस एकदम चिपका चिपका यानी पास पास हो बहुत। लिख लो यहाँ पर नोट में, वी कैन नॉट अप्लाई एफ इक्विवेलेंट फॉर्मूला। ठीक है, डायग्राम बना लो और लिख लो वी कैन नॉट अप्लाई लेंस इक्विवेलेंट फॉर्मूला। हो गया? एक क्वेश्चन लिखा जाए पहले, लिखिए फाइंड द, बताओ एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसको बनाने के बाद ये वाला बनाओ।
आया आंसर? इसका कितना आया? चलो अब एक बार सॉल्व करें। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। प्लस इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/+40। अब इसका फोकल लेंथ, अच्छा ये कनकेव का पार्ट है कि कन्वेक्स का पार्ट है? कनकेव का पार्ट है, और कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसका भी फोकल लेंथ नेगेटिव है। +1/- कितना 10, कितना आया? क्या क्या? अच्छा सब सेंटीमीटर में है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एफ इक्विवेलेंट भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। जब हमको पावर का आंसर देना होगा तब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। ठीक है, कितना आया? मतलब एफ इक्विवेलेंट डायरेक्ट आया -8, ये बोलना चाह रहे हो? यहाँ पहले ये बताओ एक्चुअल में प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? माइनस, कितना? -8, पक्का ना? माइनस ये बता रहा है कि कौन सा लेंस? कनकेव, यानी इसका फाइनल हम कनकेव यूज करेंगे, और इसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 0 की इंफिनिटी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/20, कितना आया? 0। तो 0 एफ इक्विवेलेंट आएगी, 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? 1/0 का मतलब इंफिनिटी। पहले यहां तक उतारो, उसके बाद मेरे को क्लास में समझाओ कि अगर एफ इक्विवेलेंट इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब क्या? प्लेन में रखे, थोड़ी रिफ्लेक्शन हो रहा है। एफ इक्विवेलेंट अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? हा? अच्छा, फोकस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कोई भी पैरेलल रेस जहां मीट करे तो वही फोकस होता है। तो अगर इसका फोकस इंफिनिटी है तो कहां मीट करेगा? कहीं नहीं। कहां मीट करेगा? इंफिनिटी में। इसका मतलब क्या ये रे, पैरेलल रे डेविएट करेगा कि पैरेलल ही रह जाएगा? पैरेलल ही रहेगा। वहां लिखो नोट में, rays becomes parallel after refraction. Rays become parallel after refraction. Rays become parallel after refraction. ठीक है, अब तुमको देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके देगा ये आगे। क्वेश्चन हो गया इतना? चलो तो हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। पहला क्वेश्चन,
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ट्राई करिए अपने एंड से। आया आंसर? चलो देखो, आंसर आया किसी का? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रैक्शन में बताओ, पॉइंट में। -120 माइनस का मतलब तुम्हारा इधर ही बन रहा है। ठीक, बाकी लोग सबसे अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों लेंस को एक लेंस बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? 1/f इक्विवेलेंट, 1/-20 प्लस 1/40। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40 एलसीएम आ जाएगा, -2 + 1, तो f इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा -40। ये सबका आया है? पहले चेक करो। -40 का मतलब कौन सा लेंस? कनकेव। तो हम बोलेंगे फाइनली मेरे पास एक कनकेव लेंस है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर। और हमको अगर पोजीशन चाहिए तो हम इक्वेशन लगाएंगे 1/v प्लस की माइनस, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u लाइट इधर जाएगा ना, ऑब्जेक्ट उसी साइड है, तो यहाँ क्या लेंगे? -15 इज इक्वल टू 1/f -40। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-40, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर से माइनस। यहां से कोई v निकाले हो? सॉल्व किए? पहले तो माइनस आएगा शायद, माइनस आ रहा है ना सबका? ऊपर कितना? 120/11, ये आंसर होगा। और माइनस का मतलब किस साइड बन रहा है? इस साइड या इसी साइड? इसी साइड। समझ में आया सबको?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट डाउन करिए सब लोग। ठीक है, कोई डिस्कस मत करना, खुद से बनाओ। चलिए इसको हटा, ये नोट डाउन कर लिए सब लोग। क्वेश्चन है, आपको बनाना है इसको। हो गया। किसी का आया आंसर? ना, कितना? -40/3। चलो तो इसको समझना कैसे वो बताओ। अच्छा, लेंस के पहले रेस कैसा आ रहा था? पैरेलल। और लास्ट में भी कैसा हो गया? पैरेलल। इसका मतलब अगर इसको हम पूरा एक लेंस मान ले पूरा, तो वो लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट। अभी लिखवाए ना कि अगर रेस पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिखें 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इज इक्वल टू 1 याद है एफ इक्विवेलेंट, और इसका अगर रेस लास्ट में पैरेलल हो जा रहा है तो इसका एफ इक्विवेलेंट कितना होगा? इनफाइनाइट की 0। फोकल लेंथ कितना होगा? अगर रेस पैरेलल हो जा रहा है तो एफ इक्विवेलेंट मतलब फोकस कितना होता है? फोकस इनफाइनाइट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेस पैरेलल हो गया तो कहां जाके मीट करेगा? इन्फिनिटी में। तो उसका फोकस कितना हो गया? इन्फिनिटी।
तो 1/f इक्विवेलेंट यानी f कितना हो गया इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। चलो तो 1/f1 को क्या लिखेंगे +20 कन्वर्जिंग है, +1/f2 +1/f3। ये किसका पार्ट है कन्वेक्स का कि कनकेव का, कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का कैसा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे +40 इज इक्वल टू 0। उसके बाद पूरा मैथ्स है, तो F2 यहां से कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट आंसर आएगा कितना -40/3। समझ में आया, तो ऐसे गोल मटोल घुमा फिरा के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो लेंथ से रिलेटेड तो हम लोग सारा कर लिए क्वेश्चन। पैकेज देना, उसमें देखते हैं कोई सब तब क्वेश्चन हो तो कराता है। हाँ लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सी एट द टॉप। ठीक है बताते हैं, इससे पहले हाँ जा जा। चलो सब लोग एक काम करो, पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। क्वेश्चन सब लोग पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग पहले, फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था तुम लोग के क्लास में, फिर भी डाल दिया है, कोई बात नहीं, तुम लोग ट्राई जरूर करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए वो क्या बोला है, या फिर पहले पहले तुम लोग पढ़ लो फिर हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझो कि क्या बोला गया क्वेश्चन में। हम्म, हाँ ये 2H है।
चलो बताएं क्वेश्चन क्या है, पहले समझो। एक समझो कि एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में एक छोटा सा यहाँ होल था। इस होल से वो देखा तो एक उसको एक पॉइंट नजर आया, एक रॉड है यहाँ पर, छोटा सा रॉड समझो, वो हाइट उसका कितना है h। तो उस छेद से जब देखा तो उसको टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद वो बोला कि हम कितने हाइट तक पानी भरा, वो 2h। तो 2h लगभग यहां तक वो पानी भर दिया। ये पानी भर दिया गया। पानी भरने के बाद उसको कौन सा पॉइंट दिखना स्टार्ट हो गया, नीचे वाला। अच्छा क्या क्यों दिखेगा पानी भरने से, ये वाला पॉइंट क्यों दिखेगा? क्योंकि ये लाइट अब ऐसे जाएगा कि रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट यानी ये लाइट यहां के बाद वो रिफ्रैक्ट होके यहां तक पहुंचा होगा, तभी ना ये पॉइंट दिखाई दिया होगा। तो वो पूछ रहा है कि ये जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना, कैसे निकालेंगे? तो जहां रिफ्रैक्शन होता है स्नेल्स लॉ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। यहां एंगल आई बोल सकते हैं, ये वाला है, और ये वाला एंगल कितना है आर। अगर हमको आई मिल गया, आर मिल गया, ऊपर तो एयर है, तो हम यहां सिंपल लिखेंगे, एयर का लिखेंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, यानी मेरा मेन एम है आई निकालना और एंगल क्या निकालना, आर। ट्राई करो, मैथ्स आता है तो खोजो कि हमको बस आई निकालना है और आर निकालना है और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आई और आर कैसे निकलेगा तुम लोग समझो, हमको तो 2 सेकंड निकलेगा आई और आर निकालने में। तुम लोग सोचो कि तुमको आई और आर कैसे निकलेगा, ट्राई करो। ये पूरा पूरी क्लास 12 का क्वेश्चन है पूरा। हम बता दें तुरंत, देखो इधर देखो। सबसे पहले इस लाइन को देखो, इसको और इसको, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये कितना 2h, ये कितना h, ये टोटल, तो ये कितना, ये 2h
ये 2h, तो दोनों अगर 2h और 2h है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45, ये 45 तो ये एंगल, ये एंगल वाला भी कितना होगा 45, ये 45 तो ये भी 45, तो एंगल आई कितना आ गया 45। एक डायग्राम बना लो इसका ट्राइंगल का और वहां लिखो आई 45। समझ में आया 45 कैसे निकालें? फिर से एक हम लोग यहाँ ट्राइंगल बनाए, ये लेंथ कितना दिया हुआ है 2h, ये हाइट कितना है h, तो ये भी हाइट कितना हो गया h, ये टोटल कितना है 3h, तो ये हाइट हो गया 2h, ये वाला दिया हुआ है कितना 2h। तो अगर ये 2h ये 2h आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल कितना होगा 45, ये 45 तो ये एंगल भी 45, ये 45 तो ये भी 45, तो एंगल आई आ गया कितना 45। बनाओ इसको सब लोग। डायग्राम बना लो और एक डायग्राम बना लो और उसमें लिखो अच्छे से, एक ही डायग्राम में पहुंच पहुंच मत करो, अलग डायग्राम बनाओ और उसमें सॉल्व करो। एक क्लास और लगेगा, हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी ना। वेक्टर्स पढ़ना है किसमें? देखो वेक्टर्स ऐसे भी इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर तुमको लगता है कि हमको वेक्टर्स पढ़ना जरूरी है तो 9th वाला वेक्टर्स देख लो, मोर देन इनफ, वो लोग तो बहुत पढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि तुम लोग के पूरे चैप्टर में अभी कौन कौन सा चैप्टर है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और कौन कौन सा है देखो, और देखो फोर्स है ना। तुम्हारे 10th का जो क्या, हाँ तुम लोग अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखोगे तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, यही सब है। ठीक है, तो हम लोग भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे, सबसे पहले लाइट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया से। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, जैसे वर्क और एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, और तुम्हारे में और कौन कौन सा चैप्टर था आईसीएसई में? और हाँ वो तो खत्म हो गया समझ, साउंड पढ़ लेंगे और, ठीक है, तो सबसे पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग सारा पढ़ लेंगे टोटल बढ़िया अच्छे से लेवल में। उसके बाद समय बहुत बचेगा तो हम लोग वर्क और एनर्जी, फोर्स और साउंड, सिंपल मशीन्स, मतलब उतना वो नहीं, वो थ्योरी क्या, हाँ देखिए, अच्छा इधर 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 वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। और अगर मेजर टेस्ट में वेक्टर्स दिया तो हम बोल के हटवा देंगे, उससे अच्छा हम लाइट का वो क्या क्या कौन कौन चैप्टर दिया हुआ है लाइट, हाँ तो हम वो दोनों हटवा देंगे, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर, इससे अच्छा हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़वा देंगे। अच्छा ये हो गया, सब लोग उतार लिए इसको ना। अब देखो आई आ गया, अब एंगल आर निकालने का हम तरकीब बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता ये हाइट कितना h, अच्छा ये एंगल कितना निकाल रखे थे 45, तो अगर ये 45 है और ये h है तो इसको कितना बोलेंगे h, ये क्लियर हो गया। अब अगर ये h है और टोटल कितना है 2h, तो ये वाला भी h ही होगा, और ये हाइट कितना हो गया 2h, ये 2h ये h, पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए साइन आर चाहिए, साइन आर का मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर ये होगा
और हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाला होगा। बस पुट करो, आंसर आ गया। यानी यहाँ लिखेंगे 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। साइन आर का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, एच। अगर ये एच है, ये 2h है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, समझ आया सबको। ये एच एच कैंसिल हो गया, म्यू का वैल्यू आ रहा होगा, ये 1/√2 होता है ना, तो इसका आंसर आएगा √5/2। इसको लोड, ज्यादा लोड मत लेना, ये क्वेश्चन है ही नहीं क्लास 10th लेवल का। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, इसको लोड मत लेना ज्यादा। समझ में समझ गए, लेकिन खुद से नहीं बनेगा, देख के बना सकते हो, क्योंकि इतना भी सोचना बस के बात में नहीं है। चलिए हो गया सब लोग का ना। तो लेंस हम लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन में एक टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक डालो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये पढ़ना है। रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में, शॉर्टकट क्या हर लोग यही बोलता है, TIR। पूरा कौन बोलता है, इसलिए शॉर्टकट में बोल देते हैं TIR हो रहा है। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। कौन रेयरर कौन डेंसर, म्यू1 डेंसर, म्यू2 रेयर। अगर कोई लाइट ऐसे गया किसी भी एंगल पे, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से किधर जा रहा है, रेयरर, किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ ऐसा चला गया, इसका एंगल और हम बढ़ाएं, ये कुछ और ऐसा गया, इसको थोड़ा और इधर किए, ये थोड़ा और इधर गया। अब क्या होता है कि एक लाइट हमको ऐसा मिल जाता है कि अब वो रे एकदम सरफेस के पैरेलल हो जाता है, और यही रे जो एंगल बनाता है, उसी एंगल को थीटा सी बोलते हैं, और यही एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी अगर हम एंगल और बढ़ा दें, और कौन सा कलर ले लेते हैं, तो अब इसके बाद अगर रे हुआ तो वो उधर जाएगा ही नहीं, फिर इसी सरफेस से आ जाएगा। यानी यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आपसे हम ही पूछते हैं इतना बताने के बाद, कि अगर आपको पूछे कि अगर TIR करवाना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना हो, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, रेस को कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर, रेयरर से डेंसर कभी TIR नहीं होगा। तो TIR हमेशा कब होगा, डेंसर से रेयर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि रे का जो एंगल होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। पहले ये डायग्राम बनाओ बढ़िया से, उसके बाद हम बताते हैं। क्रिटिकल एंगल में कितना पढ़ना है तुम लोग को, ऐसे तो पढ़ने में बहुत पढ़ना होगा।
नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, ठीक है, ये पैकेज का सारा क्वेश्चंस बना के आना, ठीक है। और 200% 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा इस पैकेज में है जो चाह के भी नहीं बनेगा, वो मेरे, हाँ, चाह के भी नहीं बनेगा अगर गूगल का हेल्प नहीं लिए तो, हाँ, बिना गूगल का, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इस पैकेज में ऐसा है, ठीक है, जो जितना भी ट्राई कर लो तुमसे नहीं बनने वाला, वो हमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। उससे तुम सीखोगे, बन गया तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ के इस पैकेज का सारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है और बहुत आराम से बनेगा, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो नहीं बनेगा, हो सके तुमसे 20-25 ना बने, 10-15 ना बने, तो नेक्स्ट क्लास जब भी हो, नेक्स्ट वीक में सारा क्वेश्चंस बना के आना, जो जो डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि सारा डिस्कस करने से अच्छा है कल के बाद नेक्स्ट वीक वाला, ठीक है। कल खत्म कर लेंगे पूरा लेंस वेंस जितना भी होगा, ठीक है। उस बाद नेक्स्ट वीक तुम लोग आराम से पूरा बना लेना, इसको खत्म कर देना, प्रायोरिटी में रखना। उसके बाद ये लाइट को पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ये लिख लो, ये उतार लिए, लिखिए कंडीशन फॉर टी आई आर, कंडीशन फॉर टी आई आर, कंडीशन फॉर टी आई आर। कंडीशन फॉर टी आई आर, पहला कंडीशन बताओ, तुम बताओ। हाँ, लिखिए, रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पहला। और दूसरा तुम बताएगी, हाँ, बताओ दूसरा कंडीशन। हम्म, कौन से ख्यालों में डूबे थे आप, कौन से ख्यालों में डूबे थे, नहीं डूबे थे तो बताओ फिर, अगर तैर रहे होगे तो। दूसरा क्या कंडीशन, तू बता, दूसरा कंडीशन क्या। तुम बताओ, तुम्हारे पीछे, हाँ, तुम बताओ जी। चार, हम्म, तू बता। नहीं नहीं, रुक जा, हम चुन रहे हैं ना, चुन चुन रहे हैं हम। 5, अब जिससे भी पूछेंगे वो बता ही देगा वो। तू बता। हाँ, बैठ के इतना कष्ट नहीं, हाँ। हिंदी में ही बता दे, इंग्लिश में लिख लियो बाद में, हिंदी में बता। हाँ, बहुत सही, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। पहला कंडीशन डेंसर से रेयरर, लिखिए। सेकंड कंडीशन लिखिए, एंगल ऑफ, अच्छा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, इधर वाला कि इधर वाला, नीचे वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये वाला। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यही दो कंडीशन होता है
अब हमको पता कैसे चलेगा कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा किसी भी जगह, तो इसके लिए ठीक है याद रखना, मान कोई भी म्यू वन म्यू टू कुछ भी दिए लो, मान के चलो ये म्यू वन है और ये क्या है म्यू टू। अच्छा वो क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है, अगर ये थीटा सी है तो क्रिटिकल एंगल पर रे क्या होता है, पैरेलल सरफेस के पैरेलल हो जाता है। इसको बहुत सारा वर्ड्स में बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं पैरेलल टू द सरफेस, तुरंत समझ में आया था, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं ग्रेजिंग द सरफेस। ठीक है, और अच्छा यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, ये एंगल को कितना बोल सकते हैं 90 डिग्री। और अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो बताइए स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, इधर का क्या लिखेंगे, म्यू वन इंटू साइन थीटा सी, उधर म्यू टू इंटू साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1, तो साइन थीटा सी हम तुरंत निकाल सकते हैं म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू, यही फॉर्मूला आ गया। इसको रटना मत, डिराइव कर लेना तुरंत। बहुत सारे क्वेश्चंस में म्यू टू का वैल्यू 1 दे देता है, तो लोग रट लेता है, म्यू टू का वैल्यू 1 हुआ तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं 1 बाय म्यू। ठीक है, लेकिन रटना मत कभी, आप सिंपल याद रखना, कभी भी निकालना हो तो ऐसे लिख निकाल सकते हैं। ये वाला कि इधर वाला, क्रिटिकल एंगल पे रेस कैसा हो जाता है पैरेलल सरफेस के, सरफेस के पैरेलल को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग द सरफेस। और अगर सरफेस के पैरेलल हो गया तो एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री। और रिफ्रैक्शन हुआ है तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इधर का म्यू इंटू साइन थीटा और उधर का म्यू इंटू साइन थीटा, दोनों को लिख दिए इक्वेशन, तो यहां से साइन थीटा सी आ गया मेरा। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है कि 1 से हमेशा छोटा होता है, -1 से 1 यानी 1 से हमेशा छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो म्यू टू बड़ा होगा कि म्यू वन बड़ा होगा, म्यू वन, यानी नीचे वाला म्यू हमेशा क्या रहेगा बड़ा। तो यानी कि कभी भी तुमसे अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि ये रहा म्यू का वैल्यू 1 और ये रहा म्यू टू का वैल्यू 3 और बोला कि साइन थीटा सी कितना होगा, डायरेक्ट बताओ आंसर, हमेशा इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 1/3 सीधा, बड़ा वाला को हमेशा किधर लिखना है नीचे। अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आए म्यू का वैल्यू 1.3 और इधर म्यू टू का वैल्यू 1.5 और इस केस में आपसे साइन थीटा से पूछा, हमेशा बड़ा वाला किधर रहेगा नीचे, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1.3 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो जल्दबाजी में। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, अच्छा ये वाला, अगर लाइट इधर से इधर जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं, अगर कोई लाइट ग्रेस करते हुए आया तो वो इधर चला जाएगा, उल्टा हमेशा ट्रू होता है। तो याद रखना कोई क्रिटिकल एंगल पे जाएगा तो सरफेस को ग्रेस करेगा, और कोई सरफेस को ग्रेस करते आवा तो किस एंगल पे जाएगा क्रिटिकल एंगल। एक डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाक से, कि अगर ऐसा हो सिचुएशन कि अगर ऐसे आ रहा हो तो ऐसे चला जाएगा, और ये एंगल किसके बराबर होगा क्रिटिकल एंगल। वाइस वर्सा हमेशा ट्रू होता है।
क्या क्या? बस ऐसा समझना है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्यों ऐसा होता है और कैसे होता है, इस एक एक कुछ तो करके होगा। इसको एक क्वेश्चन से समझो, ठीक है। ये तुम्हारे पैकेज में भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 12th क्लास का ही है। क्वेश्चन क्या है समझो ध्यान से। एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब समुद्र ही मान लो, इनफाइनाइट समुद्र है। और उस समुद्र के नीचे, यहां से ठीक थोड़ा सा नीचे एच हाइट पर एक हम यहां पर बल्ब लगा दिए। बल्ब से क्या निकलेगा? लाइट, ठीक है। अब कैसे जल रहा है वो नहीं सोचना है, बस बल्ब जल रहा है अंदर, ठीक है। अब उस बल्ब का लाइट रे हर तरफ जाएगा, नीचे इधर उधर। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो उसका लाइट रे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आपको वो लाइट निकलता हुआ दिख रहा है तो पूरे ओशियन से निकलता हुआ दिखेगा या ओशियन का कुछ पार्ट से? मतलब ऐसे ऐसे हर जगह से निकलेगा ना ऐसे, तो ओशियन का हर पार्ट से निकलेगा, मतलब हर पूरा, या फिर ओशियन का कुछ पार्ट से ही निकलेगा? समझना कि उसका इंटेंसिटी बहुत बहुत हाई है, बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। तो पूरे ओशियन के हर जगह से निकलेगा कि ओशियन का कुछ ही हिस्सा से निकलेगा? तो रिफ्रैक्ट करेगा भी तो निकलेगा ना बाहर। तो कंप्लीट पूरा ओशियन से निकलेगा कि ओशियन का कुछ पार्ट से? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ पार्ट से निकल रहा है तो वो जितना पार्ट से निकलेगा उसका शेप कैसा दिखेगा? स्क्वायर, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, कैसा? ठीक है, तो इसको खाली हम तुम लोग को थिंक करवाते हैं, ठीक है। सोचो ध्यान से। सबसे पहले अगर ये वाटर है और ये एयर है तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम जा रहा है? डेंसर से रेयर। मान के चलिए लाइट ऐसे निकला, ये लाइट ऐसे निकला, ये लाइट ऐसे निकला, ये लाइट ऐसे निकला, ये लाइट ऐसे निकला। अच्छा, कहीं ना कहीं एक एंगल ऐसा बनेगा जो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, हाँ या ना? धीरे धीरे दूर जैसे जाते रहेंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जहां पर जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। उसके बाद वाला जो रे होगा, मान के चलते हैं कि ये वाला रे, क्या रे ये रे पार हो पाएगा कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा? रिफ्लेक्शन है, यानी इसके बाद और रे बाहर निकलेगा कि सब नीचे? सब नीचे। तो मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस हुआ, वो पॉइंट है, ये तालाब है, तो जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर, उतना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर। तो चारों तरफ अगर हम एक देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो उसका जो शेप होगा वो स्क्वायर बनेगा कि एक सर्कल बनेगा? सर्कल बनेगा। इमेजिन कर पाए या नहीं कर पाए? अगर ये है तो यहां पर जल रहा है ना, वही एंगल इधर, वही एंगल इधर, वही एंगल हर जगह जगह करोगे तो ये जो पूरा बनेगा वो एक स्क्वायर बनेगा कि एक सर्कल बनेगा? सर्कल बनेगा। तो वही सर्कल जो ऐसा बनेगा इस टाइप का, उसी सर्कल से बस लाइट निकलता हुआ नजर आएगा, उसके बाहर लाइट निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो क्लास 12th में यही क्वेश्चन है, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? निकाल सकते हो, नहीं कोई भारी चीज नहीं। क्वेश्चन ड्रॉ करो सबसे पहले, देखो निकाल सकते हो अगर ट्राई करो तो। ये तुम्हारे पैकेज में ही है क्वेश्चन, हम कहीं देखे थे एक बार। फिश वाला नहीं, पता नहीं, हम कहीं ना कहीं तो देखे थे, तुम्हारे पैकेज में देखे हैं या कहाँ देखे हैं, भगवान जाने। हम्म, हम्म, हम्म,
ओलंपियाड लेवल। इसको घर में तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। नहीं, तुम्हारे में शायद नहीं दिया है ना। ठीक है, इसको होमवर्क ले लो, ट्राई करना, ठीक है, बनाने की। हाँ, एच क्या बोले, एच बाय कुछ ऐसा ही था शायद आंसर, हमको याद नहीं है। एक काम करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, छुट्टी करते हैं। पेज 64 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो इसको। ये बन गया तो TIR खत्म है फिर। हाँ, यही है, इसी मतलब उसी टाइप का ही है, उसी टाइप का ही। पेज 64 क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 ट्राई करिए इसको सब लोग। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी, 5 मिनट है हम लोग के पास। 1। और एक चीज और, घर में जाके प्रैक्टिस करो, जिसको नहीं समझ में आता हो, थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक मिस कर गया हो, हमको आराम से बोल सकते हो, हमसे डरना मत कि सर हमको नहीं समझ में आया, हमको ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये वो। तो तुम लोग आओगे तभी हम पढ़ा पाएंगे, और तुम लोग आओगे ही नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। क्या है तुम्हारा नाम? इशिता। समझ में आ रहा है सब? ठीक है। कितना इस बार आया तुम्हारा? कम आया ना, चलो ठीक। घर में प्रैक्टिस करो, जिसको समझ में आ रहा है प्रैक्टिस करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मेरे पास आओ। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ? कैसे बना है हमको ही बता। सर ये जो ये है यहाँ पे साइन मतलब 90, हाँ। ठीक है, और ये एयर है, एयर का 1 होता है 90 इक्वल टू ये जो होगा एम मतलब जी साइन आई लिख सकते हैं। इसको इसके बराबर कैसे कर दिया? अ, हाँ, स्नेल्स लॉ से एक्चुअल में ये इसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसलिए इसकी इसके बराबर डायरेक्ट आ जाएगा आंसर एक लाइन में। हम्म। हाँ, चलो देखो इधर देखो, हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, हम रुक गए फिर। जैसा दिया है ना।
4/3 आ गया। ऑप्शन देखो, है ना, बस हो गया। हाँ ये एंगल, हाँ ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। क्या जी कराया? चलो देखो इधर, देखो इधर 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 इधर, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। अच्छा अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। अच्छा अगर ये क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये भी थीटा सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये एंगल कितना दे रखा है, आई। हर जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा, स्नेल्स लॉ। हम बोल रखे जहां रिफ्रैक्शन है स्नेल्स लॉ। चलो यहाँ लगाओ स्नेल्स लॉ, ये एयर है ना, एयर का कितना होता है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, म्यू कितना दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 इंटू साइन थीटा सी लिख लिया यहाँ पर। यहाँ बताओ क्या लिखोगे, ऊपर म्यू कितना है 4/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आई, यही लिखोगे। अच्छा ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आई। तो साइन तो क्या निकालना था, म्यू जी निकालना था ना, तो म्यू जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन, यही आंसर हो गया। समझे सब लोग? तो नेक्स्ट क्लास कल है ना, कल थोड़ा और पढ़ लेंगे लेंस वेंस थोड़ा और डीप में, ठीक है। और क्वेश्चंस बनाओ, जितना क्वेश्चंस बना सकते हो अपना। सबसे पहले स्कूल्स का बना लेना, फटाफट खत्म कर लेना। स्कूल्स का बन गया, पैकेज बना लेना, बना बना के सब कंप्लीट रखो अपने एंड से, ठीक है। और बोर्ड्स में थोड़ा अच्छा स्कोर करने के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। हो सके एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसा चीज रहता है जो हम लोग पढ़ तो लेते हैं इतना हाई फाई, लेकिन कुछ छोटा छोटा चीज छूट जाता है, जैसे यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, क्या यूज होता है, ठीक है। और अपर्चर किसको बोलते हैं, डायमीटर नहीं होता है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीजें पढ़ोगे ना। लेंस जो ऐसे बनता है ना, तो ये वाला जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर जितना ज्यादा होगा और जितना कम होगा, किसी में इफेक्ट डाल सकता है वो, क्या इफेक्ट डालेगा अपर्चर। अब समझो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक अपर्चर इतना ही है और एक अपर्चर इतना है, इमेज जो बड़ा वाले से बनेगा और जो छोटा वाले से बनेगा, छोटे वाले से नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, और ज्यादा वाले से ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज उतना इंटेंसिटी ज्यादा। इसीलिए हम लोग के मोबाइल के कैमरे से जो फोटो लेते हैं और डीएसएलआर जो फोटो लेता है और जो बड़ा बड़ा हैंडीकैम जो वीडियोस बनाता है, तीनों में क्वालिटी सेम आता है कि अलग अलग, अलग अलग। हमारे मोबाइल का जो लेंस होता है वो इतना छोटा होता है, अपर्चर इतना ही है, तो इमेज का जो क्वालिटी इंटेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। डीएसएलआर का इतना बड़ा होता है तो इमेज का क्वालिटी अच्छा होता है। जो मूवीज वगैरह बनाते हैं उसका अपर्चर इतना बड़ा होता है, उसका क्वालिटी और ज्यादा होता है। यानी कि इमेज अच्छा बनता है खराब बनता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, अपर्चर। समझ में आया? चलिए मिलते हैं फिर, है ना।